आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश मेहरा है। मैं राज्य एनएचएम कार्यालय में राज्य डाटा विश्लेषक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोगों को मैं अनमोल ऐप में किस तरीके से एंट्री की जानी है, क्या-क्या स्क्रीन्स आएँगी और क्या-क्या आप लोगों को किन स्क्रीन पे किस डेटा एंट्री करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो अनमोल एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। प्ले स्टोर में आपको अनमोल एमपी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अनमोल एमपी सिलेक्ट करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो मध्य प्रदेश शासन के चिन्ह से आपको एक एप्लीकेशन नज़र आएगी, जो कि आपको इस वक्त मेरे टैब पे नज़र आ रही होगी। मैं आपको स्क्रीन भी बता देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा आपको। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे अनमोल एमपी। अनमोल एमपी सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से एप्लीकेशन नज़र आएगी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन का चिन्ह रहेगा। उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। इंस्टॉल करने के बाद आपके टैबलेट में इस तरीके से, जहाँ पर मेरा 3rd नंबर का एक टैब नज़र आ रहा है, आपको अनमोल एमपी इस तरीके की एप्लीकेशन नज़र आएगी। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके एनएम आईडी और आपका मोबाइल नंबर, जो कि आरसीएच पोर्टल पर पंजीकृत है, उसकी आवश्यकता होगी। तो और ये आपको आपकी एनएम आईडी और जो मोबाइल नंबर जो आरसीएच पे पंजीकृत है, वो आपको आपके ब्लॉक कार्यालय में या जिले के कार्यालय में मिलेगा, बीपीएम या फिर एमएनडी ऑफिसर या फिर डीपीएम के द्वारा। आपको लॉगिन करने के लिए एनएम आईडी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जब अनमोल एमपी पे आप चिन्ह पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। स्क्रीन में आज की डेट होगा और करेक्ट या सेव द चेंजेस का ऑप्शन आएगा। अगर आपका डेट सही आ रहा है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, अगर डेट गलत आ रहा है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आप चेंज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक टाइम, डेट एंड टाइम का ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा। अगर गलत डेट आ रही होगी तो यहाँ पर ग्रे कलर से या स्लेटी कलर से चिन्ह आएगा, इसको आपको इस तरीके से चालू करना पड़ेगा। जैसे ही आप चालू करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट जो है वो सही हो जाएगा। डेट सही होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी कैलेंडर आप इसके बाद आपको डेटा एंट्री के टाइम पे खुलेंगे, वो सारे कैलेंडर जो है उस डेट के मुताबिक ही खुलते हैं और प्रेजेंट डेट आपको नजर आती है। मैं बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद वापस मैंने अनमोल की एप्लीकेशन खोली। इसके बाद मेरी डेट सही आ रही तो मैंने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक आ रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज, एएनएम लॉगिन और एडमिन लॉगिन। सिलेक्ट लैंग्वेज में चूंकि आप मैं बता दूं आपको कि एप्लीकेशन 2 लैंग्वेज में काम करती है, 2 भाषाओं में काम करती है, एक इंग्लिश और हिंदी। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट लैंग्वेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन नजर आएंगे। आप हिंदी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो हिंदी में नजर आएगी, और इंग्लिश अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन, इसके डेटा एंट्री पेजेस, जो भी आपको इंडिकेटर्स दिखेंगे वो सारे इंग्लिश में नजर आएंगे। एएनएम लॉगिन में ये मैं सेकेंड स्टेप में डेटा लेके आया हूँ, क्योंकि एएनएम लॉगिन करते वक्त 10 से 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि वो पूरा की पूरा सब सेंटर का डेटा हमारे लोकल मेमोरी टैब की जो होती है उसमें डाउनलोड करता है। तो मैं वो डाउनलोड करके लाया हूँ ताकि यहाँ पर इतनी टाइम ना लगे। तो सबसे पहले आपको ये मैंने एक एएनएम से लॉगिन किया हुआ है। जब आप प्रथम बार लॉगिन करेंगे यहाँ पर तो आपको सिर्फ एएनएम लॉगिन नजर आएगा, एएनएम आईडी यहाँ पर नजर नहीं आएगी। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको एएनएम आईडी डालना है। एएनएम आईडी डालने के बाद मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और आप जैसे ही सेव करेंगे तो डेटा की डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है, और वो 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है, कई बार 5 मिनट में, या ज़्यादा जब डेटा होता है तो कई बार 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं। तो डेटा डाउनलोड होने के बाद एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पूछता है। वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में आपको आपका मोबाइल नंबर जो भी आपने पंजीकृत किया है आरसीएच पोर्टल में, जो आपको ब्लॉक ऑफिस से मिलेगा, वो डालना पड़ेगा। नए पासवर्ड में आप कोई भी सिंपल सा पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड आपको हर बार डालना पड़ेगा, तो सिंपल सा पासवर्ड 1 2 3 या आपका नाम या जो भी आप आसानी से याद रख सकते हैं वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। और उसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो वो पासवर्ड आपके लिए सेव हो जाएगा आपकी डिवाइस में। जितनी बार भी आप अनमोल में लॉगिन करेंगे उसके बाद तो वो पासवर्ड आपको हर बार डालना पड़ेगा। तो ये मैंने अनमोल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने करेक्ट पे किया। करेक्ट के बाद ये मेरा एएनएम, क्योंकि मेरा डेटा डाउनलोड हो करके लाया हूँ इसमें, तो ये ऑलरेडी लॉगिन है। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैंने सिंपल सा 1 2 3 पासवर्ड डाला हुआ है, वो मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाला। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी वो डिलीवरी ड्यू इन नेक्स्ट वीक आएगा।
इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपका सब सेंटर में जितना भी डेटा रजिस्टर्ड है उसमें से जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी, उनकी ईडीडी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो नेक्स्ट वीक में जितनी भी महिलाओं की होगी वो ऑटोमेटिकली प्रथम पेज में ही आपको जो दर्शा देता है, ताकि आपको हर बार देखने को मिल जाए कि आपकी नेक्स्ट वीक में कितनी महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है। तो ये अभी 3 महिलाएं मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैं इसको बैक पे क्लिक करता हूँ। बैक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका होम पेज नजर आएगा। ये किसी एक एनएम से ही मैंने लॉगिन किया हुआ है जिसकी आईडी है 116475। ये एनएम आईडी है। मोबाइल नंबर जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है जो आरसीएच पोर्टल में पंजीकृत रहता है वो इनका ऊपर डला हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर कई बार ही होता है कि आपका मोबाइल नंबर चेंज भी हो जाता है तो आप ब्लॉक ऑफिस में जाके अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करवा सकते हैं इसमें। तो जो भी इसके अलर्ट्स होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं वो आप तक पहुंचेंगे। नीचे आपकी हायरार्की आपको नजर आएगी। हायरार्की में ब्लॉक आपका कौन सा है, सब सेंटर कौन सा है और कितने विलेजेस में आप काम करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चेंज विलेज में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप सब सेंटर आपको नजर आ रहा है, विलेज नजर आ रहा है। तो 2 विलेजेस जिस मैंने एनएम पे लॉगिन किया ये 2 विलेजेस में काम देखती हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 विलेज आपको नजर आ रहे हैं। डेटा एंट्री करने के पूर्व आपको यहाँ पर अगर आप नवीन डेटा एंट्री कर रहे हैं तो नवीन डेटा एंट्री करने के पूर्व आप जितने भी गांव देखते हैं उसमें से किस गांव की आप डेटा एंट्री प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने मानपुर सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। यहाँ पर आशा का नाम भी आता है। उस विलेज में कितने यहाँ पर आते हैं, आप आशा का नाम भी यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद आप देखिए मेरी हायरार्की ऊपर नजर आ रही है। सब सेंटर मानपुर है। विलेज में जिसकी डेटा एंट्री शुरू करने वाला हूँ वो परबसपुर नाम का है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, डैशबोर्ड, आरसीएच रजिस्टर, वीएचएनडी, डेटा एंट्री, सर्च, मिस्ड आउट, काउंसलिंग, वर्क प्लान एंड अपडेट। और नीचे आपको डेटा सिंक का स्टेटस नजर आ रहा है। ये डेटा सिंक का स्टेटस आपको दर्शाता रहेगा कि आपने कितनी डेटा एंट्री करी है, कितना आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, मतलब वो आरसीएच पोर्टल पे पहुंच चुका है। आरसीएच पोर्टल मध्य प्रदेश का जो है उस पर पहुंच चुका है और कितना डेटा आपका पेंडिंग अवस्था में है। तो जब आपको यहाँ पर पेंडिंग अवस्था में 2 या 3 या 4 आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप अपडेट पे जाएंगे, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ। अपडेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर किसका डेटा सिंक नहीं हुआ है वो नजर आएगा। तो वो नीचे हरे कलर से आपको एक चिन्ह नजर आ रहा होगा, मैनुअली सिंक पेंडिंग डेटा। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा स्क्रीन घूमेगी और जो आपका डेटा पेंडिंग है वो पूरा की पूरा सेव हो जाएगा। तो आपको सजेशन यही दिया जाता है कि पेंडेंसी ज़्यादा ना रखें, डेली आप डेटा एंट्री करें। और जैसे ही आपको इंटरनेट की उपलब्धता मिलती है, इंटरनेट की उपलब्धता कैसे होगी इसमें, इसका भी बहुत अच्छा तरीका है आपको पता करने का। ये मेन्यू के बाजू में आपको एक हरे कलर का चिन्ह नजर आ रहा होगा। ये जो हरे कलर का चिन्ह है इसका मतलब ये है कि अभी मेरा इंटरनेट चालू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में हूँ मैं और मैं इस वक्त अपना डेटा पूरा सिंक कर सकता हूँ। अगर ये हरे कलर की जगह स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का चिन्ह नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि अभी टैब में इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है। तो आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अनमोल एप्लीकेशन की विशेषता है ये कि ये ऑफलाइन भी काम करता है। तो आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपका डेटा पोर्टल पे सिंक नहीं होगा। जैसे ही आपको इंटरनेट की उपलब्धता मिलती है और आपको पेंडिंग डेटा दिखता है तो आप उसको मैनुअल सिंक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको ऑप्शंस ये बताए हैं। इन ऑप्शंस में जाने के बाद मैं डेटा एंट्री शुरू कर रहा हूँ। आपको डेटा एंट्री किस तरीके से करना है, जैसा कि आप लोगों को पता है आरसीएच पोर्टल का फ्लो क्या होता है। फ्लो में ये होता है कि सबसे पहले आपको एलिजिबल कपल रजिस्टर करना पड़ता है। आप योग्य दंपति का पंजीयन करते हैं। योग्य दंपति का पंजीयन करने के बाद ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, उसका एक आईडी जनरेट हो जाता है। उसका एक जो आईडी होता है यूनिक आईडी, वो आईडी उसका जीवन पर्यंत के लिए आईडी होता है। पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल के लिए एक ही आईडी होता है। जैसे ही एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन होता है उसको जो सर्विसेज आप देते हैं, जैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो यूज कर रहे हैं, आप जब विजिट पे जाते हैं तो आपको उनसे पूछना होता है। इसके बाद आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं उसकी आप ट्रैकिंग करते हैं। उसके ट्रैकिंग सर्विसेज में आप डेट और क्या यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको डालनी होती है। उसके बाद जब भी वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो आप उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और एलिजिबल कपल ट्रैकिंग के बाद उसको प्रेगनेंसी यस जैसे ही करते हैं तो वही रिकॉर्ड एएनसी में आ जाता है। आईडी उसकी वही रहती है।
सिर्फ उसमें एक डिजिट 1, या पहली प्रेगनेंसी है तो 1, दूसरी है तो 2, इस तरीके से जुड़ जाता है और आईडी उसकी वही रहती है। इसके बाद जब आप उसका एनसी के चेकअप करते हैं, एनसी रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन एनसी चेकअप करते हैं, फिर जब उसकी डिलीवरी ड्यू आती है तो डिलीवरी की एंट्री अब डिलीवरी पॉइंट से शुरू हो रही है। तो डिलीवरी पॉइंट पे जैसे उसकी डेटा एंट्री होती है, बच्चा रजिस्टर्ड होता है, इन्फेंट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद 42 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल कपल री रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आ जाती है, जहाँ से आपको उसको ईसी री रजिस्टर करके वापस एलिजिबल कपल बनाते हैं। आईडी उसकी एक ही होती है। तो ये पूरा आरसीएस पोर्टल का फ्लो है। इसी फ्लो में अनमोल भी काम करता है, उसी फ्लो में आपको आगे बढ़ना होता है। आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने एलिजिबल कपल रजिस्टर करा तो उसकी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट आप उसको एनसी में नहीं ले सकते। तो उसी तरीके से फ्लो चलता है। मैं आपको उस फ्लो में डेटा एंट्री किस तरीके से होगी वो आपको बता दूं। तो आप डेटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। डेटा एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 टैब नजर आते हैं, एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड। और एक नया टैब हम लोगों ने इसमें और जोड़ दिया जब हमने मध्य प्रदेश का चालू किया। जैसे कि आपको पता है कि समग्र आईडी का इंटीग्रेशन इसमें हो चुका है और जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना का बहुत जल्दी भुगतान हम लोग अनमोल के माध्यम से करना शुरू करने वाले हैं। जो भी आप डेटा एंट्री करेंगे उसके आधार पर ये पेमेंट होगा बैकएंड से। तो हमने समग्र आईडी और बैंक डिटेल एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर नीचे एक चौथे नंबर पे डाल दिया है, जिसमें अगर किसी क्योंकि पूरा लीगेसी डेटा हमने इसमें लिया हुआ है और जितना भी आरसीएस पोर्टल में पूर्व में एंट्री हुई थी वही पूरी की पूरी एंट्री हम इसमें लेके आए हैं अपने अनमोल के पोर्टल में भी। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिसमें समग्र आईडी और बैंक डिटेल नहीं डला हुआ है। तो आप यहाँ से समग्र आईडी और बैंक डिटेल डाल सकते हैं उनकी, और आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि कितने लोगों में समग्र आईडी डला हुआ है, कितनों का समग्र आईडी नहीं डला या बैंक डिटेल नहीं डली, और किसमें अगर आपने डाला है तो गलती से गलत डाल दिया है आपने, तो वो भी आपको यहाँ पर इंडिकेशन ऑटोमेटिकली ये ऐप ही दे देता है। तो मैं समग्र आईडी एंड बैंक डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आते हैं। एक आएगा रिजेक्टेड समग्र, एक आएगा ब्लैंक समग्र और एक आएगा वैलिडेटेड समग्र। तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ब्लैंक समग्र, उसमें दिख रहा है आपको 2106 2107, मतलब 2107 योग्य दंपत्ति या फिर प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी हैं जिनका समग्र आईडी अभी तक अपडेट नहीं किया गया इस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत। रिजेक्टेड समग्र में आपको दिख रहा है 11, मतलब इसका मतलब ये है कि 11 हितग्राही ऐसे हैं जिनमें समग्र आईडी और बैंक डिटेल तो डाला गया, परंतु आपके द्वारा कुछ गलती कर दी गई है, उसमें कोई एक डिजिट या तो गलत डाल दी गई होगी, जिस वजह से वो समग्र आईडी वैलिडेट नहीं हो पाया और वो रिजेक्टेड में डाला हुआ। इसको आप यहाँ से आपको एडिट करने का ऑप्शन भी नजर मिल जाएगा। वैलिडेटेड समग्र 19 यहाँ पर डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो समग्र आपने डाले थे उसमें से 19 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि पोर्टल ने वैलिडेट कर दिए, आपने सही समग्र डाले थे उनके। तो इन तीनों ऑप्शन को मैं आपको एक एक बार खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाऊंगा आपको, जहाँ पर आप समग्र आईडी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके सारे 2106 बेनिफिशियरी आपको नजर आ जाएंगे जिसमें आपको समग्र आईडी डालना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये समग्र का पेज खुल जाएगा। समग्र आईडी ऑफ वेमेन, समग्र आईडी ऑफ हस्बैंड, फैमिली आईडी, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और आईवीएफसी कोड। तो ये डाल के आप जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपके जो 2106 रिकॉर्ड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं इसमें से एक कम हो जाएगा और वो दूसरे दिन आपको, क्योंकि इसमें ओवरनाइट सर्विस है वैलिडेट करने की, जितनी भी डेटा एंट्री आप करते हैं समग्र की और बैंक डिटेल की, वो रात को डेटा पुश करता है। जैसे ही उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है तो वो डेटा पुश होने के बाद आपके पोर्टल पे तो पहुंच जाता है, लेकिन पोर्टल पे वो रात में प्रोसेस होता है और समग्र के पोर्टल से उसको वैलिडेट करता है। और आपने अगर सही डाला होता है तो नेक्स्ट डे आपको वैलिडेटेड समग्र जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो मैंने टैब खोला ये ग्रीन कलर का हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर आपको वैलिडेटेड समग्र मिल जाएगा अगर आपने सही डाला है तो, और अगर कोई गलती आपने कर दी और गलत समग्र डाल दिया है तो रिजेक्टेड समग्र में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एमपीआईडी पे देखिए आप, इसमें ग्रीन कलर का साइन है, मतलब एमपीआईडी सही है, बट समग्र आईडी के सामने देखिए लाल कलर का चिन्ह है, इसका मतलब है कि समग्र आईडी आपने इसमें गलत डाल दिया, या कोई भी आपसे हो सकता है टाइप करने में मिस्टेक हो गई हो या किसी और का समग्र डाल दिया, ये भी हो सकता है। तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट के लिए आप इसी रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर से इसमें समग्र डालने का प्रोविजन भी मिल जाएगा। तो ये प्रोविजन आपको तब तक मिलेगा जब तक आप सही समग्र नहीं डाल देते। अगर आपने गलत समग्र डाला है तो वो रिजेक्टेड में आपको नजर आएगा।
और चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत जल्दी प्रसूति सहायता योजना और जननी सुरक्षा योजना जो है हमारी, उसका भुगतान इस पद्धति से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इन जो रिकॉर्ड जो आपके रिजेक्टेड समग्र होंगे या फिर ब्लैंक समग्र होंगे, तो इसमें इन केस में इनका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें समग्र आईडी आप जल्दी से जल्दी सारे बेनिफिशियरी की कलेक्ट कर लें, और इसमें ब्लैंक समग्र जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है उसमें जाके एक एक बेनिफिशियरी का समग्र आईडी आप और बैंक डिटेल इसमें अपडेट करें। तो ये मैंने आपके चौथे नंबर के ऑप्शन की बात करी, समग्र आईडी एंड बैंक डिटेल की। अब मैं बात करता हूँ डेटा एंट्री हम लोगों को जहाँ से शुरू करना है, उस डेटा एंट्री से मैं आपको शुरू करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं एलिजिबल कपल सेक्शन में गया। एलिजिबल कपल सेक्शन में आपको यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन नजर आएंगे। ये बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको अभी फ्लो बताया था उसी फ्लो में चलेगा। एलिजिबल कपल से शुरू होकर बच्चे के रजिस्ट्रेशन तक जाएगा। एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में आपको 140 रजिस्टर्ड दिखा रहा है। एलिजिबल कपल की ट्रैकिंग दिखा रहा है 140 ड्यू, मतलब किसी की भी ट्रैकिंग इसमें अभी भरी नहीं गई है इस महीने में, क्योंकि एलिजिबल कपल की हर महीने ट्रैकिंग करनी है। री रजिस्ट्रेशन में 1864 दिखा रहा है, तो ये 1864 1864 वह रिकॉर्ड है जो कि पूर्व में एलिजिबल कपल में रजिस्टर्ड किए गए होंगे। इसके बाद महिला प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट के बाद वो डिलीवरी आउटकम भरा, डिलीवरी आउटकम भरने के बाद 42 डेज बाद वापस ईसी री रजिस्ट्रेशन में आ गया। तो ईसी री रजिस्टर करने का भी प्रोविजन अब हम लोगों ने अनमोल में ही दे दिया है। ईसी री रजिस्ट्रेशन तीसरे नंबर पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर सारे रिकॉर्ड नजर आ जाएंगे। इन रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी है, आरसीएच रजिस्टर में उनकी क्रम संख्या क्या है वो डालनी है, और ये आपको बाकी की चीजें क्योंकि पूर्व रिकॉर्ड में भरी गई है तो वो सारा नाम और उसका आईडी, क्योंकि आईडी हमेशा उसका एक ही होना है, जैसे मैंने बताया नाम और उसका एज, ये सारा चीज भरा हुआ आएगा और आपको सेव कर देना। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये एलिजिबल कपल सेक्शन में पहुंच जाएगा और वहां से इसकी ट्रैकिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। डिलीटेड एलिजिबल कपल में आपको वो केसेस नजर आएंगे, क्योंकि हमने अनमोल में आप डिलीट करने की सुविधा भी दे दी है। कई बार आपसे हो सकता है कि किसी गलत बेनिफिशियरी की एंट्री हो गई हो, या फिर कई बार डुप्लीकेट एंट्री भी हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें डिलीट की सुविधा भी आपको दे दी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो भी आप रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, इसमें डिलीट होने के बाद वो दूसरे दिन पोर्टल पे जब सिंक होंगे, जब वैलिडेट होंगे, वैलिडेट होने के बाद आपको इसमें जो आपने रिकॉर्ड डिलीट किए वो सारे डिलीटेड रिकॉर्ड में नजर आएंगे। ये सिर्फ लाइन लिस्टिंग आपको यहाँ दिखेगी, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है तो इसमें आप आगे कुछ फर्दर कर नहीं पाएंगे। अब मैं जाता हूँ एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन पे। एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन पे मैं गया तो रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है मुझे यहाँ पर योग्य दंपत्ति की, समग्र आईडी यहाँ पर योग्य दंपत्ति की डालना है, वर्तमान में ये मैंडेटरी फील्ड है। आरसीएच रजिस्टर क्रम संख्या डालना है, नाम डालना है, करंट एज आज की दिनांक में उस महिला की कितनी एज है वो आपको वर्षों में डालना है। मैरिज के समय उसकी कितनी आयु थी वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, जैसे मैं भर के भी बताता हूँ। इसके बाद आपको सीरियल नंबर मैंने डाला, सीरियल नंबर के बाद मैंने एक नाम डाल देता हूँ उसमें कोई भी, ये मैं सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैं लाइव में काम कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद करंट एज, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है, आप इसमें बीच में क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं, और आपको अगर प्लस माइनस करना हो तो जैसे 25 साल है तो ये मैं 25 प्लस में क्लिक करके आगे बढ़ा भी सकता हूँ। एज एट मैरिज मतलब विवाह के समय महिला की क्या आयु थी, तो ये मैंने डाल दी। बैंक डिटेल यहाँ से मैं आप डाल सकता हूँ, तो बैंक का नाम जैसे ही आप टाइप करेंगे तो बैंक के नाम ऑटोमेटिकली आपके सामने आते जाएंगे। जैसे मैंने स्टेट बैंक टाइप किया, अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक चीज ध्यान आपको ये देना है कि आपको ये ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने सिलेक्ट ड्रॉप डाउन से नहीं किया तो ये बैंक डिटेल नहीं लेगा। इसके बाद ब्रांच का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा, अकाउंट का नंबर डालना है आपको उसकी महिला का अकाउंट नंबर डालने के बाद कंफर्म अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये आपको डालना है। तो पासबुक में आईएफएससी कोड डाला होता है, आप वहां से देख के इसको डाल सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद सेम इसी तरीके का पेज पुरुष के लिए खुलेगा, उसके पति के लिए। तो पति की समग्र आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, समग्र आईडी डालनी पड़ेगी। इसके बाद फैमिली आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, हस्बैंड का नाम आपको डालना पड़ेगा, और करंट एज हस्बैंड की क्या है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी। एज एट मैरिज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा।
और बैंक डिटेल का जो कॉलम है जो महिला में डाला हुआ है वो सेम की सेम आपको यहाँ पर पुरुष में भी मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जैसे आप टाइप करेंगे तो ये खुलता जाएगा। इसके बाद आपको ब्रांच नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, महिला का एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर किसका है, महिला का है, पुरुष का है, किसी पड़ोसी का है या रिलेटिव का है, ये आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पुरुष या महिला का डालना अनिवार्य है। मतलब मोबाइल नंबर चूंकि मैंडेटरी फील्ड है और ये अनिवार्य है, तो आप कोशिश करिए कि महिला या पुरुष का ही डालें, क्योंकि इससे हम लोग बैकएंड से काफ़ी सारे एसएमएस भी उसको भेजेंगे अभी। तो जैसे महिला को अगर जो भी मैसेजेस होते हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो वो मैसेजेस यहाँ से जाएंगे। तो जब मोबाइल नंबर सही होगा तो ही जा पाएंगे। तो आप निवेदन मेरा ये है कि आप महिला या उसके पति का ही मोबाइल नंबर इसमें डालें। उस महिला का धर्म क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कास्ट, SC ST या फिर अदर, इकोनॉमिक स्टेटस BPL या फिर APL, और या नहीं पता हो तो डोंट नो कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न, कितने बच्चे आज दिनांक तक उस महिला के हुए हैं, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया और ये मैंने फीमेल में भी एक डाल दिया। तो एक नया ऑप्शन मेरे पास खुल के आया कि आज दिनांक को कितने उसके जीवित बच्चे हैं उनमें से। हो सकता है कि पहले उसका बच्चा हुआ हो या स्टिल बर्थ हुआ हो या डेथ हो गई हो अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर कितने जीवित बच्चे हैं वो डिटेल आपको डालना है। और यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा बच्चा कितनी एज का है, कितने ईयर का है और कितने मंथ का है, मेल है या फीमेल है वो डालना है। और इनफर्टिलिटी स्टेटस तो नहीं है महिला का, ये आपको यस नो में डालना है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। और यहाँ से आप जैसे ही सेव करेंगे तो सेव करने के बाद एक एलिजिबल कपल का पंजीयन हो जाएगा। और ये वन टाइम पंजीयन होता है। इसके बाद एक आईडी जनरेट हो जाएगी उस मुक्त महिला की, जो कि जीवन पर्यंत के लिए उसके लिए वही आईडी रहेगी हमेशा के लिए। और उसी आईडी से उसका सारा जितना भी भविष्य में आपको अपडेशन करना है, जितना भी आपको सर्विसेज अपडेट करेंगे, वो सारी चीजें उसी आईडी से होंगी। एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, अब मैं लाइव चूंकि मेरा डेटा है तो मैं आपको सेव करके नहीं दिखा रहा हूँ। एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पर भी आपको 140 दिख रहा था, 140 मैं एलिजिबल कपल ट्रैकिंग में जाऊंगा। ट्रैकिंग में जाने के बाद आप देखिए कि पूरा का पूरा आपको जिसकी भी आप ट्रैकिंग कर रहे हैं उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, अगर समग्र का हमने सबसे पहले ही पेज पे डाल दिया समग्र और बैंक डिटेल का, अगर वहां पर आपने किसी का डाला नहीं है समग्र, तो आपको ये हर सर्विस पे एक पॉपअप देगा कि समग्र डिटेल जो है और बैंक डिटेल यहाँ पर इसका वैलिडेट करें। तो आपको अगर समग्र इस वक्त आपको है आपके पास और आपको डालना है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो समग्र का पेज आपको इस तरीके से जैसे वहां से खुल रहा था समग्र पेज यहाँ भी खुल जाएगा और समग्र बैंक डिटेल आप यहाँ से डाल सकते हैं। नहीं डालना है तो आप बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद उस बेनिफिशियरी को खोलिए और स्किप कर दीजिए, क्योंकि समग्र के बिना हम सर्विसेज दे पाए, महिला को सर्विसेज की एंट्री कर पाए, इसलिए हमने आपको रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पर दे दिया है कि समग्र आईडी आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको समग्र आईडी अनिवार्यता डालना है क्योंकि पेमेंट इससे लिंक हुआ है। तो क्योंकि समग्र आईडी तो पेमेंट इनिशिएट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इसके बाद मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ एक एलिजिबल कपल की, तो डेट ऑफ विजिट आपको डालना है, फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रेग्नेंट वेमेन जो अगर वेमेन है तो वो आज की डेट में प्रेग्नेंट है या नहीं वो डालना है, अगर मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद वो कोई सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं क्या, तो मैंने कर दिया यस। तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं हमारे इसमें, तो वो सारे यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। अंतरा, छाया, एनी अदर अगर कुछ है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें एक बॉक्स खुल जाएगा। इस तरीके से आप करके आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद देखिए आप ऑप्शन खुलेगा क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया, आप करेंगे यस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो यहाँ पर सेव कर देंगे तो आपकी महिला जो है वो एलिजिबल कपल सेक्शन से हट के एएनसी रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको नजर आ जाएगी। एएनसी रजिस्ट्रेशन पेज पे मैं आपको आगे बताऊंगा। एक नया ऑप्शन अनमोल में हम लोगों ने और जोड़ा है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ईसी करंट स्टेटस, जो कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था। ईसी करंट स्टेटस में देखिए हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, एक डुप्लीकेट, माइग्रेट आउट और डेथ।
अगर किसी भी समय पर कोई ईसी आपका डुप्लीकेट गलती से आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप डुप्लीकेट मार्क कर सकते हैं, आपके सिस्टम से हट जाएगा वो। माइग्रेट आउट कर सकते हैं आप, अगर वो परमानेंट बाहर चला गया है तो आप उसको माइग्रेट आउट भी कर सकते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश किसी एलिजिबल कपल की डेथ हो गई है तो आप यहाँ से डेथ इसको अपडेट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन अभी तक अनमोल में नहीं थे, ये हम लोगों ने जो नया वर्जन है 2.9 इसी में अभी दिया है आपको। तो आप यहाँ से इसी का करंट स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबल कपल की ट्रैकिंग में समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं आगे आपको अब एएनसी पेज पे ले जाता हूँ। फ्लो सेम रहेगा जो मैंने आपको शुरू में बताया। मैं बैक गया, बैक जाने के बाद ये एलिजिबल कपल के पेज से मैं बाहर आ गया। अब मैं अभी मैंने आपको जो बताया वो प्रथम मेरा जो पहले वाला जो सेक्शन था एलिजिबल कपल, वो अब मैं आपको प्रेग्नेंट वेमेन वाला सेक्शन बता रहा हूँ। प्रेग्नेंट वेमेन में मैंने क्लिक किया। प्रेग्नेंट वेमेन में क्लिक करने के बाद आपने अभी एलिजिबल कपल में जितनी भी योग्य दंपतियों को प्रेगनेंसी यस किया होगा वो आपको प्रेग्नेंट वेमेन रजिस्ट्रेशन सेक्शन में नजर आएगा, जो आपको फर्स्ट नंबर में नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 31 ड्यू दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 31 रिकॉर्ड्स मेरे ऐसे हैं जो मैंने एलिजिबल कपल में ट्रैकिंग में जाके प्रेगनेंसी यस तो कर दी है, लेकिन मैंने अभी प्रेग्नेंट वेमेन में रजिस्ट्रेशन उसका कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने एलिजिबल प्रेग्नेंट वेमेन रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे सारे रिकॉर्ड्स आ गए। आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको बेनिफिशियरी की आईडी जो एमपी आईडी है वो सभी रिकॉर्ड में नजर आएगी, क्योंकि इनकी जो आईडी होती है वो एलिजिबल कपल में ही जनरेट हो जाती है। मैंने रिकॉर्ड खोला, फॉर एग्जांपल मैं ये अंजना पांडे इनका रिकॉर्ड खोला। ये काफी पुराना रिकॉर्ड है, हालांकि रजिस्टर नहीं किया होगा। यहाँ पर मुझे डेट डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट डालने के बाद आप ये देखिए फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली ले लिया, एमपी आईडी उसका आ गया। सीरियल नंबर इन आरसीएच रजिस्टर उस महिला का क्या है वो डालना पड़ेगा। ये देखिए आप ईयर 33 साल की ये महिला है, ये क्योंकि योग्य दंपत्ति में डाला होगा तो ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा। एड्रेस में एड्रेस जो डाला होगा वो आपका मिल जाएगा। हस्बैंड का नाम, हस्बैंड की एज, इसके बाद रिलीजन, किस धर्म की है वो महिला, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। ये पुराना रिकॉर्ड है इस वजह से शायद इसमें डाला नहीं होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। एससी एसटी या अदर्स ये आप और अदर पे लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स वो अदर में है। हस्बैंड का और मोबाइल नंबर ये डला हुआ है और हस्बैंड लिखा हुआ है, मीन्स जो एनएम ने इसको रजिस्टर जिस टाइम पे किया होगा तो हस्बैंड का मोबाइल नंबर डाला होगा। इकोनॉमिक स्टेटस में ये एपीएल बीपीएल आ रहा है, तो एपीएल पे ऑलरेडी टिक है, मतलब वो एपीएल वहां पर उसको सिलेक्ट किया होगा। ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद एलएमपी डेट पूछेगा, वो एलएमपी डेट में डालूंगा। एलएमपी डेट डालने के बाद वो बता देगा कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी 12 सप्ताह के अंदर प्रेग्नेंट महिला है या नहीं, तो ये 5 सप्ताह में प्रेगनेंसी हुई है इसकी। इसके बाद ईडीडी उसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि हम लोगों ने एचआरपी मॉड्यूल शुरू किया है और वो कम्युनिटी से जो आप रेफर करते हैं, अगर जो एचआरपी डिटेक्ट करते हैं, एचआरपी मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ से जो डिटेक्ट होती है, डिटेक्ट होने के बाद रेफरल होता है और वो जो संस्था का आईडी होता है उसी आईडी पर आपको नजर आता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए देखना पड़ेगा कि आप जो एचआरपी आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसमें ईडीडी कैलेंडर में भी नजर आएगा आपको, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि ये सारी रेफरल होंगी और फैसिलिटी में जाके इन महिलाओं का ट्रीटमेंट भी होगा। तो देखिए आप ईडीडी तक मैं पहुंच गया था, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस। अगर उसको पास्ट कोई इलनेस थी तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि उसको कोई पास्ट इलनेस थी कि अगर 2-3 कोई बीमारी थी तो वो 2-3 बीमारी भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ है तो ब्लड ग्रुप करेंगे। ब्लड ग्रुप में आप जैसे ही यहाँ पर देखिए आप पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव वाला आप सिलेक्ट करेंगे तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मानी जाती हैं, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये महिला की पहली गर्भावस्था है क्या ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ से यस करेंगे या नो करेंगे, तो इस तरीके से आपको ये सारा ये ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा। सिफिलिस की अगर टेस्ट हुआ हो तो यस नो कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया अगर उसका टेस्ट हुआ हो तो वो कर सकते हैं। एचआईवी स्क्रीनिंग अगर हुई है तो वो। वेट अगर उस महिला का, आप वेट तो लेंगे ही डेफिनेटली जब आप उसका एनसी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर टाइप भी आप कर सकते हैं और प्लस माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है तो प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर मैं करूंगा, और बीएमआई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एज और हाइट के साथ साथ वो बीएमआई भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, और यहाँ से आप उस महिला का फोटो भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप फोटो लेंगे, फोटो भी ले सकते हैं। फोटो लेने के बाद यहाँ पर सेव है और कंटिन्यू है। तो अगर आपको सेव करेंगे तो ये महिला, जो गर्भवती महिला है, ये पंजीकृत हो जाएगी। आप कंटिन्यू करेंगे तो ये महिला पंजीकृत होके ये सिस्टम आपको एएनसी की जांच पे आपको ऑटोमेटिकली आगे भी ले जाएगा। तो आप यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद या कंटिन्यू करेंगे तो आप एएनसी भर पाएंगे। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट सेक्शन में जाके दिखाता हूँ। ये आपको जो 31 प्रेग्नेंट वेमेन रजिस्ट्रेशन नजर आ रहा था, वहां पर ये 30 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक प्रेग्नेंट वेमेन का रजिस्ट्रेशन कर लिया। और वो महिला आपको फिर नजर आएगी एएनसी डिटेल, जहाँ पर आपको 774 महिलाएं नजर आ रही है, वहां पर 775 हो जाएंगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड आपने रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद वो रिकॉर्ड आपका एएनसी डिटेल में पहुंच गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एएनसी किस तरीके से इसकी भरनी है। मैं एएनसी डिटेल पे गया। एएनसी डिटेल पे जाने के बाद देखिए कितनी ये विजिट्स के आगे ये विजिट 0, 1, 2 इस तरीके से लिखा रहता है इसके सामने। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस महिला की कितनी विजिट्स हुई। जैसे ये सारे रिकॉर्ड्स है मेरे सामने दिख रहे हैं, देखिए आप। मैं किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वो अलर्ट मैसेज आया, क्योंकि इसका समग्र आईडी नहीं डला हुआ है या बैंक डिटेल नहीं डली होगी, तो उसने बता दिया मुझे कि इसको आप समग्र आईडी डाल दें। तो आप कंटिन्यू करेंगे तो समग्र आईडी डाल पाएंगे, अदरवाइज आप स्किप करेंगे तो आप सर्विस अपडेट कर पाएंगे। कहाँ पर इस महिला की आपने एनसी करी वो आपको यहाँ पर डालना है। विलेज में जैसे करी तो विलेज डाल दिया मैंने। प्रीवियस डेट कब थी उसकी, प्रीवियस विजिट कब थी, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये पुराना रिकॉर्ड कोई मैंने उठाया है तो ये बहुत पुराना दिखा रहा है आपको। वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एएनसी पीरियड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा डेट डालते ही। देखिए मैं डेट डालता हूँ इसमें। पुराना रिकॉर्ड है तो मुझे पुराना ही डेट डालना पड़ेगा। तो ये देखिए वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एएनसी पीरियड 2। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पर जो आप एएनसी वीक्स के हिसाब से ही वो पीरियड लेता है। तो जो प्रोग्रामेटिक वो है उसमें ये है कि 12 सप्ताह के अंदर अगर कोई एएनसी होती है तो फर्स्ट एएनसी काउंट होती है। 14 से 28 सप्ताह होती है तो वो सेकंड होती है। 28 से 34 होती है तो वो थर्ड होती है। 34 के बाद जो होती है वो आपकी फोर्थ प्रेगनेंसी होती है, तो फोर्थ एनसी होती है। तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से कैलकुलेट करता है। अगर आप 14 सप्ताह से 28 सप्ताह के बीच में दो बार उसकी एनसी कटोगे तो वो एनसी 2 ही मानी जाएगी। विजिट जरूर 3 होगी बट एनसी 2 ही मानी जाएगी। इसके बाद आपको वेट डालना है, यहाँ पर बीपी डालना है। बीपी के बाद एचबी उस महिला का कितना है वो डालना है, यहाँ पर आपको पॉइंट में मिल जाएगा। ये डालेंगे आप। यूरिन टेस्ट अगर हुआ है तो यूरिन टेस्ट प्रेजेंट एब्सेंट। इसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट, ओजीटीटी अगर हुआ है, हेपेटाइटिस टेस्ट हुआ है, मलेरिया टेस्ट, एडिमा, टीडी का फर्स्ट डोज डालेंगे, या टीटी बूस्टर लगा है तो वो डालेंगे। इंजेक्शन आयरन सुक्रोज अभी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये फैसिलिटी मॉड्यूल में भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आयरन सुक्रोज का अगर उसको दिया हो तो आयरन सुक्रोज यहाँ एंटर कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसको दिया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। आईएफए कितनी टैबलेट दी है, कैल्शियम कितनी दी, अल्बेंडाजोल, फंडल हाइट कितना है, साइज कितना है, फीटल मूवमेंट क्या है। अगर कोई उसको एनी अदर हाई रिस्क सिम्टम्स है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको रेफर कर दिया है आपने कोई हाई रिस्क सिम्टम्स से और आपने रेफर किया है उसको, तो यहाँ पर किस लेवल की फैसिलिटी में आपने उसको रेफर किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और नीचे रेफरल फैसिलिटीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे कि ये डीएच उमरिया दिख रहा है मुझे। और अगर आपने कोई पोस्टमार्टम वो किया है, इसका कोई काउंसलिंग की है तो वो यहाँ पर। इसके बाद डेथ अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उस महिला की डेथ हो जाती है किसी भी टाइम पे, तो आप यहाँ पर डेथ उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर महिला की डिलीवरी हो चुकी है तो आप डिलीवरी पे यस कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड आपको एनसी से उठा के ये एनसी सेव करके डिलीवरी के टाइम पे ले जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एनसी की भर सकते हैं। इसमें आपको जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें हम लोगों ने कुछ
चेंजेस किए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉल चलता था उससे। इसमें जो भी आपने रेंज भरी है, अगर आपने सपोज करिए कि आपने हीमोग्लोबिन 6 भर दिया, तो आपको फिर सीवियर एनीमिक पे टिक करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको सीवियर एनीमिक मान के आपका फैसिलिटी पे वो दिखाने लगता है जिस फैसिलिटी पे आपने रेफरल किया। और ये आपका जो हाई रिस्क का एक कैलेंडर जनरेट होता है उसमें भी आपको लाल कलर से दिखने लगेगी कि ये महिला सीवियर एनीमिक है। इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4, 5 एनसी, 6 एनसी, जितने भी आप एनसी करते हैं उस महिला की, वो एनसी यहाँ पर इस तरीके से भर सकते हैं। नेक्स्ट, जब महिला की डिलीवरी होती है तो यहाँ पर डिलीवरी आउटकम डाला जा सकता है। अभी चूंकि हम लोग फैसिलिटी मॉड्यूल यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, अभी 4 ब्लॉक में शुरू किया है, बाकी बहुत जल्दी पूरे स्टेट में चालू हो जाएगा। तो जो भी सर्विसेज जहाँ दी जाएगी वहाँ से अपडेट होंगी। तो डिलीवरी चूंकि फैसिलिटी ऐसे होती है, हमारी फैसिलिटी पर होती है, तो वहाँ फैसिलिटी मॉड्यूल से डिलीवरी भरी जाएंगी। यहाँ पर डिलीवरी आउटकम भरने का प्रोविजन आपके टैब में भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर डिलीवरी जब भरेंगे तो आपको ये डिलीवरी के लिए यहाँ भी आपको एक वो मिलेगा कि समग्र आईडी डालने का, डेट ऑफ डिलीवरी, फाइनेंशियल ईयर, टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, हु कंडक्टेड डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी, सिजेरियन हुई या नॉर्मल हुई या असिस्टेड हुई, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रही है तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज टाइम, आउटकम ऑफ डिलीवरी, लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ, ये सारा आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ज्यादातर ये जो आपका डिलीवरी का मॉड्यूल है, ये डिलीवरी जो है फैसिलिटी लेवल पर ही भरी जाएगी। और जैसे ही फैसिलिटी पर ये डिलीवरी भरी जाएगी, एक अनमोल में एक आपको टैब अभी दिया जा रहा है एफटीडी करके, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जब आपके पास जब भी टाइम हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास हो तो जितनी भी डिलीवरी आप भरेंगे वो डिलीवरी भी आपके टैबलेट में नजर आने लगेगी। इसी तरीके से आपको जैसे कि पता है कि 3rd और 4th एनसी जो है वो मेडिकल ऑफिसर या एसएमओ द्वारा की जानी है। तो आप यहाँ जब जो भी एएनसी मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जाएगी वो फैसिलिटी पर वहाँ पर भरी जाएंगी। और जब आप एफटीडी का बटन आपके टैबलेट में दबाएंगे, वो प्रोविजन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो वो जो एएनसी करी है उन्होंने, उस एएनसी का डिटेल भी आपको आपके टैबलेट में नजर आएगा। ये डिलीवरी का मॉड्यूल मैंने बताया, यहाँ से आप डिलीवरी भर सकते हैं। डिलीवरी भरने के बाद ये डिलीवरी आउटकम है। डिलीवरी आउटकम में मैंने डिलीवरी भरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक मैं रिकॉर्ड खोल लेता हूँ। लाइव बर्थ हुआ है या स्टिल बर्थ हुआ है, यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। जब जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपको रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये रिकॉर्ड आपको, इसके बाद हमारा डिलीवरी भर चुके हैं, तो डिलीवरी भरने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है इन्फेंट का रजिस्ट्रेशन करना। तो यहीं पर आपको देखिए, या डिलीवरी आउटकम, देन मदर पीएनसी, आप मदर जो 42 दिन तक मदर की पीएनसी होती है वो रिकॉर्ड आपका पीएनसी में पहुंच जाएगा डिलीवरी से उठ के। और एक रिकॉर्ड आपका इन्फेंट डिटेल में पहुंच जाएगा, यहाँ पर आपको इन्फेंट की डिटेल भरनी होगी। तो मैंने इन्फेंट डिटेल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो भी महिला होगी उसके नाम से बच्चे का आ जाता है, बेबी ऑफ रोशनी सपोज सबसे पहला मुझे रिकॉर्ड दिख रहा है, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, टाइप ऑफ डिलीवरी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया गया है या नहीं, इन्फेंट का मेल है या फीमेल है, एक वो बर्थ के टाइम पे रोया है या नहीं, अगर फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको फैसिलिटी में किसी पर रेफर किया हो तो वो ऑप्शन है मिल जाएगा। एनी डिफेक्ट सीन, अगर बर्थ के टाइम पे कोई डिफेक्ट मिला हो तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। इस तरीके से ये भरा जा सकता है। इसके बाद वजन कितना था, ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर शुरू की या नहीं वो, और 0 डोज जो उसको फैसिलिटी पे लगाया गया उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम लोग फैसिलिटी मॉड्यूल बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो ये जो डिटेल है ये भी फैसिलिटी से भरी जाएगी। और जब आप एफटीडी करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको यहीं पर नजर आएंगी आपके टैबलेट में। इन्फेंट डिटेल भरने का मतलब, इन्फेंट डिटेल मैंने भरा है, अभी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन अब इसके बाद मेरा काम बचता है उस बच्चे का पंजीकरण करना। बच्चे का पंजीकरण कहाँ से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
बच्चे का पंजीकरण आप चाइल्ड केयर पे जाएंगे। चाइल्ड केयर पे आप देखिए आपको डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन मिलता है। डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई महिला है, जैसे कोई बच्चा है पर उसकी डिलीवरी, महिला की डिलीवरी करा के डायरेक्ट किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपको बच्चा फील्ड पे कोई मिलता है जिसके माता पिता का पता नहीं है आपके, और आप उसको सेवाएं दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो उसका पंजीकरण आप, क्योंकि चूंकि डिलीवरी आपको पता नहीं है कहाँ हुई, मदर का पता नहीं है, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन बच्चे का कर सकते हैं। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने इन्फेंट डिटेल डाली है अभी पूर्व सेक्शन में, वो सारे रिकॉर्ड उठ के आपको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए उसी नाम से बेबी ऑफ रानी बेगा या जो भी मदर का नाम होगा उसी नाम से आपको यहाँ पर दिखेगा। उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप एमपी आईडी उसकी आ चुकी है, क्योंकि इन्फेंट में हम उसका पंजीकरण तो कर चुके हैं बट हमने चाइल्ड पंजीकरण उसका नहीं किया। आरसी रजिस्टर में क्रम संख्या क्या है वो आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली ले लिए क्योंकि आपने वहां पर डाला हुआ है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने बच्चे का पंजीकरण कब किया, आपके आरसी रजिस्टर में कब उसको पंजीकृत किया, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। नेम ऑफ चाइल्ड आ जाएगा, तो बेबी ऑफ रानी बेगा जैसे दिख रहा है वो सेम, ये डिफॉल्ट नाम आता है। यहाँ पर आप क्लिक करके उसका अगर बच्चे का कोई नाम दे दिया गया तो आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। इसके बाद मदर का नाम ऑटोमेटिकली आएगा, फादर का नाम खुद ब खुद क्योंकि पूर्व सेक्शन में भरा हुआ है। एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप मदर की आरसीएच या एमपी आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि हमने वहां पर थी। वेट बच्चे का ऑटोमेटिकली आ गया। प्लेस ऑफ बर्थ अदर पब्लिक फैसिलिटी इन्होंने डाला हुआ था तो वो आ गया। लोकेशन ऑफ बर्थ आ गया। रिलीजियन इसमें ऑटोमेटिकली आ जाए, रिलीजियन आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद SC ST या अदर्स ये हो जाएगा। और बच्चे का अगर फोटो आप डालना चाहें तो यहाँ से फोटो डालने की भी सुविधा है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस बच्चे का पंजीकरण हो जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिलीवरी आउटकम भरना है। डिलीवरी आउटकम भरने के बाद इन्फेंट डिटेल भरना है। उसके बाद आपको बच्चे का पंजीकरण करना है। उसके बाद आपको पीएनसी करना है। कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं एनएम से, वो क्या करते हैं कि इन्फेंट डिटेल भरते हैं और सीधे बच्चे की पीएनसी भरते हैं, और पीएनसी भरते हैं और वो रिकॉर्ड फेल हो जाता है। फेल होने की वजह ये होती है क्योंकि उसका बच्चे में पंजीकरण किए बिना उसका पीएनसी भर रहे होते हैं, तो वो इसलिए फेल दिखाता है वो रिकॉर्ड। तो आपको फ्लो के हिसाब से चलना है। पहले आपको डिलीवरी अपडेट करना है या फिर डिलीवरी अपडेट फैसिलिटी से होगी। एफटीडी करेंगे तो आपके सामने बच्चे का पंजीकरण का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। बच्चे का पंजीकरण जैसे आप करेंगे तो आपको फिर उसके बाद वैक्सीनेशन आप इसका यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए चाइल्ड ट्रैकिंग, मतलब वैक्सीनेशन जो भरना है वो वैक्सीनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बच्चे का मैंने रिकॉर्ड खोला। रिकॉर्ड खोलने के बाद आप देखिए बच्चे का नाम, मदर का नाम, ये सब कुछ ऊपर आ रहा है। इसके बाद 0 डोज उसको कब लगा ये आ रहा है। फर्स्ट डोज उसको कब लगा ये आ रहा है। सेकेंड डोज कब लगा ये आ रहा है। थर्ड डोज अगर यहाँ पर आपको डालना है तो आप इस तरीके से यहाँ क्लिक करके कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर में ओपन करके आप उसका पूरा की पूरा यहाँ पर भर सकते हैं डेटा। इसके बाद अगर AEFI कोई हुआ है तो वो AEFI आप इसमें डाल सकते हैं। तो यस करेंगे तो आपको बता देगा कि सीरियस है, नॉन सीरियस है या क्या चीज हुआ। इसके बाद अगर इसमें अगर सीरियस नॉन सीरियस कोई एडवांस इवेंट हुआ है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर है केस क्लोजर। केस क्लोजर में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश बच्चे की डेथ हो जाती है किसी भी टाइम पे तो आप यहाँ पर डेथ कर सकते हैं। बच्चा परमानेंट आपके यहाँ से बाहर चले जाता है तो माइग्रेट आउट कर सकते हैं या अदर भी कर सकते हैं, तो बच्चा आपकी लाइन लिस्टिंग से हट जाएगा। इसके बाद देखिए अब चाइल्ड डेथ 42 इसमें दिखा रहा है, मतलब 42 चाइल्ड डेथ इसमें भरी होगी। डिलीटेड, अगर कोई बच्चा गलती से आपसे पंजीकृत हो गया है या फिर डुप्लीकेट हो गया है तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं और ये डिलीट की ऐसी लाइन लिस्टिंग आ जाती है। आगे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ देखने के लिए आपको लाइन लिस्टिंग मिल जाती है। ये रहा डेटा एंट्री पोर्शन। यहाँ से आपको डेटा एंट्री करनी है। ये मैंने डेटा एंट्री आपको बताया है, पूरा फ्लो वाइज बताया, बट आपको जो डेटा एंट्री करनी है वो इस तरीके से आप जब, चूंकि मैंने एलिजिबल कपल से बच्चे तक का पूरा बताया, लेकिन आप जो एंट्री करेंगे तो आप एंट्री जो करेंगे वो आप अपने वर्क प्लान के मुताबिक करेंगे। तो आपका वर्क प्लान आपको वर्क प्लान टैब में मिलेगा।
इसमें देखिए विलेज वाइज वर्क प्लान भी है, विलेज वाइज वर्क प्लान में क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा है विलेज का नाम के सामने चेंज लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से विलेज का नाम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से विलेज का नाम चेंज कर पाएंगे। तो उसी विलेज के बच्चे या एनसी आपको यहाँ पर नजर आएगी। पीरियड लिखा हुआ है फ्रॉम टू, 24 तारीख से 24 तारीख तक का मैंने खोला हुआ है। तो आज की डेट में कितने बच्चे या कितनी महिलाएं हैं जिनको आपको सेवाएं देनी है, वो सारा यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि इस टैब में बैकलॉग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड भी आपको पूरे इस तरीके से खुल के सामने आ जाएंगे, और यहाँ से आप उसकी डेटा एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रिकॉर्ड खुल जाएंगे। खोल के आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस रिकॉर्ड के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ से आप समग्र भी भर सकते हैं और आप उसका रिकॉर्ड का डिटेल भी भर सकते हैं। ये मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पर आपको आपका वर्क प्लान मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहीं पर ईडीडी कैलेंडर भी मिल जाएगा। ईडीडी कैलेंडर का मतलब ये है कि कितनी महिलाएं हैं जिनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको देखना है। ये कैलेंडर जैसे मैंने खोला है, देखिए आप जुलाई 2020 में कितनी महिलाएं हैं जिनका ईडीडी जुलाई में है। इसमें लाल कलर से जो महिलाएं दिख रही हैं वो सारी हाई रिस्क चिन्हांकित हैं। क्लिक करेंगे तो दिख भी जाएगा आपको कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और अगर ये ग्रे कलर से है तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो इस तरीके से आपको ईडीडी कैलेंडर भी यहाँ पर नजर आ जाता है। और बाकी इसमें कुछ रजिस्टर्स हैं। किसी भी टाइम पे अगर आपका कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो आपको टैब, जैसा कि हम लोग की गाइडलाइन है, टैब आपको साथ में लेके जाना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लॉग आउट करेंगे, अपना ट्रांसफर करवाएंगे। ट्रांसफर करवाने के बाद ब्लॉक से देन आप दोबारा से जब पंजीकृत करेंगे तो आपको नई वाली हायरार्की के नए बेनिफिशियरी आपको इसमें नजर आ जाएंगे। तो अनमोल में इतना डेटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना ही है। सारा ये डेटा एंट्री वाला मैंने आपको बता दिया। होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी।